हाँ भाई, गुड मॉर्निंग पुणे. Along with this, I have done BCom from Delhi University, M.Com from IGNOU. Currently, I am legal advisor of Jindal Steels and India TV Group. तो दो छोटी सी क्वालिफिकेशन है मेरी है, और अपने टाइम पे मैं रैंक होल्डर था CS एग्जीक्यूटिव के अंदर भी, CS प्रोफेशनल के अंदर ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे कंपनी लॉ के अंदर, और अच्छा खासा टचवुड सब बढ़िया है. और आप लोगों का पहली बार लॉ पढ़ने जा रहे हो आप लोग, तो ये चीज़ की जिम्मेवारी मेरी है. सिर्फ क्लास अटेंड करनी है डेली, छुट्टी नहीं मारनी है ना. अगर सिंसियर, क्योंकि लॉ के अंदर क्या होता है कि कनेक्टिविटी होती है. जैसे आपने आज पढ़ा तो अगले दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको पहले वाली क्लास से मैं लिंक कर रहा हूँ कि उस वाली क्लास में मैंने ये कराया था, उस वाले सेक्शन का इस सेक्शन से ये कनेक्टिविटी है. अगर आपने छुट्टी नहीं मारी तो ये चीज की जिम्मेवारी मेरी है कि ऑल इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स तुम्हारे आएंगे. आज जाकर यूट्यूब पे चेक करना, मेरा चैनल है AFLM के नाम से. लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, उससे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स CA फाउंडेशन में, CA इंटर में मेरे ही बच्चों के थे, दोनों ही अटेम्प्ट के अंदर, लॉ के अंदर. ठीक है, तो इस बार नंबर तुम्हारा है, बस मेहनत तुम्हें करनी है. मैं तो तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, इससे तो कुछ नहीं कर सकता है ना. देखो, टीचर खाली गाइड कर सकता है. अगर हमारे पढ़ाने से रैंक आती होती तो हर बच्चे की आती. हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल भी होता है, हमारा पढ़ाया बच्चा रैंक भी लाता है, हमारा पढ़ाया बच्चा खाली पास भी होता है. इसके लिए एक चीज समझ आ रही है कि टीचर सबको सेम सिखा रहा है, लेकिन सबके मार्क्स सेम नहीं आते. मतलब कहीं ना कहीं सारा खेल किसके ऊपर है? स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है. और लॉ में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि सर ने तो लॉ तो समझा दिया, पेपर लिखना कैसे है? लॉ की वर्डिंग लिखनी है या अपनी वर्डिंग लिखनी है? ये बहुत बड़ा टास्क है लॉ के अंदर. तो वो भी मैं सिखाऊंगा कि पेपर में अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन आ गया तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है आंसर तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो आंसर कैसे लिखना है, वो सब मैं सिखा के भेजूंगा. ठीक है, तो मतलब तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, मैंने बताया ना, सिर्फ अटेंटिवली, मतलब डेली पंक्चुअल होकर क्लास अटेंड करनी है और कुछ भी नहीं करना. और जितना मैं कराऊंगा सिर्फ घर जाके उतना ही कर लेना है. और जो लोग डराते हैं ना कि CA बनने के लिए 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, मत डरना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सिर्फ जितना टीचर, जो भी टीचर, जैसे मैं हूं या कोई भी है, जितना वो करा रहे हैं सिर्फ डेली बेस पे उतना साथ साथ करते रहो. फाउंडेशन लेवल पे तो तुम डेली का, अगर क्लास के अलावा घर में 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो ना, बहुत है. नहीं पढ़ना 10-12 घंटे. हमें कोई प्रूफ थोड़ी करना दुनिया को कि हम लोग CA कर रहे हैं तो हमारी शक्ल देख के लग जाए सामने वाले को हम CA कर रहे हैं, है ना. तुमने देखा ना, कुछ बच्चों की शक्ल देख के लग जाता है वो CA कर रहे हैं. मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, है ना, रोड पे चल रहे बेचारे गम में हैं. ऐसे हालात नहीं दिखाने हैं. कूल रहो, जितना टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करोगे ना उतनी ज्यादा बढ़िया रहेगी. ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज लॉ का ही पेपर है, तो पहले तुम्हारे को थोड़ा सा कोर्स के बारे में इंट्रो देता हूं, फिर मैं बेसिक चीज स्टार्ट करूंगा. लॉ के अंदर अगर आपको पता हो तो जैसे आपका लॉ का एग्जाम है तो वो है आपका लॉ एंड इंग्लिश. बस मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है यार, उस पर थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, भगवान ने ये अच्छी नहीं दी. ठीक है, लॉ एंड इंग्लिश. अगर इसके अंदर मैं आपसे बात करूं तो जो लॉ है और जो इंग्लिश है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. इंग्लिश को हम लोग यहां पे BCR भी बोलते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग. ये वाला जो पोर्शन है आपका 40 मार्क्स का है, एंड ये वाला जो पोर्शन है वो आपका 60 मार्क्स का है, लॉ वाला पोर्शन. मैं जो आपको कराऊंगा वो खाली ये वाला पोर्शन कराऊंगा. ये वाले पोर्शन के लिए दूसरी फैकल्टी होंगी, इंग्लिश के लिए दूसरी फैकल्टी होंगी. मैं ये वाला पोर्शन नहीं कराऊंगा, इंग्लिश वाला. ठीक है, आपको जो मैं कराऊंगा वो ये वाला पोर्शन कराऊंगा, लॉ वाला 60 मार्क्स वाला. अगर मैं इस 60 मार्क्स वाले पोर्शन के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो आपका सबसे पहले इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं आपके कोर्स के अंदर. एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज के हिसाब से बात करूं तो ये पेपर के अंदर 12 से 14 मार्क्स का आता है. 12 to 14 मार्क्स का ये पेपर के अंदर आता है अकेला चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है आपके कोर्स के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. अगर मैं आपको इस चैप्टर की बात करूं तो ये पेपर के अंदर 10 to 12 मार्क्स का आता है, ये वाला चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोर्स के अंदर कंपनीज एक्ट 2013. अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये अगेन 12 to 14 मार्क्स का पेपर के अंदर आता है. फिर नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932. अभी एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, मैं सबके बारे में बात करूंगा. अभी सिर्फ कोर्स का इंट्रो दे रहा हूं कि तुम्हारे कोर्स में कितने चैप्टर हैं. इसकी अगर मैं बात करूं तो ये अगेन 12 to 14 मार्क्स का आता है. एंड लास्ट एक्ट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसको LLP एक्ट 2008 भी बोलते हैं शॉर्ट में. ये पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 5 to 8 मार्क्स का आता है, बस छोटा सा चैप्टर है.
ये आपके कोर्स की बाइफर्केशन है, किस किस तरीके से कितने चैप्टर आते हैं, और ये 5 ही चैप्टर आपके कोर्स के अंदर हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें से जो ये वाला पोर्शन है कंपनी एक्ट वाला और जो एलएलपी वाला है, इन दोनों में से पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, केस ना के बराबर आते हैं। यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, खत्म, सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा ठीक, यहां पे आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अगर मैं आपसे बात करूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट की, इसमें से 90% केस ही आएंगे, स्ट्रेट आएगा ही नहीं। मतलब वो सिचुएशन बना के दे देगा, एक्स था उसने ऐसे ऐसे करा, वाई ने ऐसे ऐसे करा, तो उसके बेस पे आपको आंसर देना है। और जो पेपर के अंदर सबसे ज्यादा बच्चा, जो तुम्हें लगता होगा कि बच्चा केस स्टडी वाले में अटकता है, सबसे ज्यादा बच्चा कंपनी लॉ और एलएलपी एक्ट में अटकता है। उसका रीजन क्या है कि जो केस स्टडी बेस होती है, अगर आपने एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिया और आपने एक बार क्लास में टीचर से सुन लिया, तो सामने जब वो सिचुएशन बना रहा होगा, तुम्हें टीचर ने वही सिचुएशन समझाई होगी क्लास के अंदर, तुम्हारे को देखते याद आ जाएगा, हाँ इसमें ये होना था। अब दिक्कत क्या होती है, जब व्हाट डू यू मीन बाय दिस वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें एक लाइन का क्वेश्चन है, पूरा पेज भरना है, कंटेंट ही नहीं याद आता क्या था, है ना। तो दिक्कत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में ज्यादा आती है, जहां तक मेरा मानना है केस स्टडी बेस में कम आती है। अच्छा एक चीज मानते हो ना कि जितना बड़ा क्वेश्चन वहां पे दिया होगा उतना आपको लिखना कम पड़ेगा, आधी से बातें तो क्वेश्चन में से निकल आएंगी। लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट डू यू मीन बाय दिस वाला क्वेश्चन होगा, एक लाइन का क्वेश्चन होगा, तो सब कुछ खुद ही लिखना है ना। अगर उसने बोल दिया कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, बस इतना लिख के छोड़ दिया, सब कुछ खुद ही समझाने बैठना पड़ेगा, कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, सब कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन अगर सिचुएशन बना के दे रहा है, एक्स ऐसे था, एक्स ने ये करा था, वो करा था, तो तुम्हारे को आधी बातें तो उसमें से निकाल दोगे तुम क्वेश्चन में से, फिर उसके बता दोगे ये सेक्शन पे बेस्ड है, बस खत्म। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो केस स्टडी बेस अगर तुम लोगों ने ढंग से समझ रखा है तो केस स्टडी बेस समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना। स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप ये समझ लो कि आपको टीचर ने समझा दिया, उसके बाद आपको रट्टा मारना पड़ेगा उसका। लेकिन केस स्टडी में तो कंसेप्ट याद है, बात खत्म। अब स्टार्ट करते हैं मेनली कि हम लोग लॉ पढ़ने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, लॉ क्या होता है, जो तुम्हारे दिल में है, कोई शर्माने वाली जरूरत नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बराबर वाला क्या सोचेगा, वो शर्माना तब होता है जब बराबर वाले को भी आता हो। यहां तो सब नील है, सब एक बराबर ही है ना। अच्छा लॉ मतलब कानून, ये तो वही वाली बात हो गई, फ्रेंड मतलब दोस्त। तुम इंग्लिश की हिंदी समझा रहे हो मेरे को। अच्छा मैं किसी बच्चे से पूछ देता हूँ ना कि एसेट क्या होता है, तो पता क्या बोल रहा होता है, लैंड, बिल्डिंग, यही बोलता है ना। एसेट, तुम्हें को ये नहीं पता एसेट क्या होता है, तुम एसेट के एग्जाम्पल दे रहे हो। जब मैंने तुमसे पूछा लॉ क्या होता है, तुम बोल रहे हो कानून, तो दोस्त कौन होता है, फ्रेंड, या फ्रेंड कौन होता है, दोस्त। तुम समझा नहीं रहे वो होता क्या है, तुम उसकी हिंदी बता रहे हो। किसी अंग्रेज ने तुम्हारे से पूछ लिया कि लॉ क्या होता है, क्या बोलोगे कानून, फिर तो कानून समझाने भारी हो जाएगा उसको, हो जाएगा। तो फिर लॉ क्या होता है, जिसके थ्रू, अच्छा जो स्कूल के अंदर हम स्कूल जाते थे, स्कूल में स्कूल के सिस्टम होता था, स्कूल में सिस्टम होता था कि सुबह 8 बजे स्कूल आना है, दोपहर को 11 बजे लंच होगा, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी, क्या वो भी लॉ था? रूल कह सकते हैं उसे, रूल लॉ का पार्ट नहीं होता, होता है, तो फिर वो लॉ था। अच्छा पार्लियामेंट में लॉ पास। अच्छा ये जो लोग कहते हैं, तुमने देखा होगा कितनी बार लोग इधर उधर पॉलिटिकल पार्टी को उसको गाली दे रहे होते हैं कि इस सरकार ने ये कर दिया, उस सरकार ने, क्या सरकार लॉ बनाती है? क्या एक्चुअल में सरकार लॉ बनाती है? तुमने आए दिन देखा होगा कभी बीजेपी वालों को गालियां पड़ रही होती है, कभी कांग्रेस वालों को पड़ रही होती है कि इन्होंने ये लॉ बना दिया, उन्होंने वो लॉ बना दिया। हम लोग गाली जरूर सरकार को दे रहे होते हैं, लेकिन आज तुम्हें शायद ये भी पता लगेगा कि सरकार लॉ बनाती भी है नहीं, अभी अभी देखेंगे। नहीं बनाती? कौन बनाता है फिर? मैं बनाता हूं। लोकसभा राज्यसभा बनाती है, बिल पास होता है। अच्छा खाली लोकसभा राज्यसभा बनाती है, और कोई भी बना सकता है? प्रेसिडेंट तो अप्रूव करता है, प्रेसिडेंट लॉ नहीं बनाता, वो कंसेंट देता है, आखिरी में साइन करता है उसके ऊपर। पार्लियामेंट का पार्ट ही है लोकसभा राज्यसभा। जैसे भी आपने लोकसभा राज्यसभा बोला तो पार्लियामेंट का ही पार्ट है, और कोई भी लॉ बनाता है। अच्छा जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, आपको पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के अपने लॉ होते हैं। अच्छा तुमने कितनी बार देखा नहीं है कि पेट्रोल का रेट दिल्ली में अलग है, कुछ जगहों पे अलग है।
अच्छा, इसके अलावा तुमने देखा होगा जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, अच्छा दिल्ली में जब तुम्हारा रोड पे तुम जाते हो, पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट देता है, ट्रैफिक वाला, दिल्ली के अपने रूल है, बहुत सारी स्टेट्स में। दिल्ली में क्या रूल है जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर आप बाइक चला रहे हो तो आगे वाले को भी हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को भी पहनना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो जो चला रहा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को भी लगानी है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे सिर्फ आगे वाले को हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को पहनना ही नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी भी है जहां पे सिर्फ जो चला रहा है उसको सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को लगानी ही नहीं है। इसका मतलब ये लॉ पार्लियामेंट तो नहीं बना रही, क्योंकि पार्लियामेंट तो पूरे इंडिया के लिए एक है। अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो वो तो पूरे इंडिया का सेम बनाएगी। इसका मतलब कुछ लॉ ऐसे भी है जो हर स्टेट अपने अलग बनाती है। इसका मतलब यहां की स्टेट अलग बोल रही है और कुछ और स्टेट अलग बोल रही है। इसके अलावा एक चीज और निकल के आई कि पार्लियामेंट सारे लॉ नहीं बनाती। तो आज के बाद किसी के अगर कोई तुमसे पूछ ले कि लॉ कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन वो एक सोल बॉडी नहीं है कि खाली वही बनाती है, और भी है। वो कौन है, भी मैं उसके बारे में बात करूंगा। यहां तो कुछ बेस क्लियर हो रहा है। अब मैं लिखवाता हूं पहले लॉ, नहीं अभी लॉ लिखने से पहले ना एक काम करो, तुम्हारे को पहले मैं इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में बात करता हूं। ये तुम्हारे लोगों को ना 9th या 10th में आई थिंक सिविक्स वगैरह में या एसएसटी वगैरह में पढ़ाया जाता था। इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन सिखाए गए होंगे आपको, पढ़े थे कुछ? याद नहीं है सर, मैं 12वीं का याद नहीं, आप 9वीं का पूछ रहे हो है? बात तो सही है, और वैसे भी तुम लोगों ने सब अभी 12th करी है। अबे यार तुम्हारा मजाक भी बहुत बन रहा है, कोविड बैच है चलो अब देखते क्या है। अब सबको प्रूव करके दिखाना है कि हम सीए वाले बच्चे हैं, फाउंडेशन निकाल देंगे। अभी लोग बहुत सारे बोलते होंगे ना, टोकते होंगे तुम तो कोविड बैच वाले हो, तो उनको सीए निकाल के दिखाओ तो अपने आप बेइज्जती उनका ही मुंह बंद हो जाएगा कि हमने 12वीं नहीं निकाली, सीधा सीए निकाल के दिखाया। चलो अब आओ स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तुम्हारे लोगों से इंडियन लीगल सिस्टम की, अगर इंडियन लीगल सिस्टम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम ना 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है आप लोगों को अगर सिखाया गया हो लेजिस्लेटिव, अब आया आवाज, एग्जीक्यूटिव्स, और एक और रह गया जुडिशियल बॉडीज, जुडिशरी जिसको बोलते हैं, जुडिशियल बॉडीज, राइट, बहुत बढ़िया। अब आई ना बात, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल बॉडीज। ये इंडियन लीगल सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है, आप लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, लेजिस्लेटिव का हिंदी में मतलब ही होता है, अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में नॉर्मल लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। तो जो इंडिया में जो लेजिस्लेटिव अगर मैं बॉडीज की बात करूं तो हमारे इंडिया में 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं। अगर आप पार्लियामेंट, और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तुमने कभी सुना, एक वर्ड सुना होगा तुम लोगों ने, एमपी, एक वर्ड सुना होगा एमएलए। लोग बोलते हैं ना मेरे पापा एमपी हैं, मेरे रिश्तेदार एमपी है, एमएलए हैं, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, जो लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो इसलिए उन्हें शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो लोग स्टेट लेजिस्लेटर में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बैठ रहे हैं, इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो लोग यहां बैठते होंगे वो यहां के मेंबर होंगे, और इनको हम क्या बोलते होंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो शॉर्ट में क्या हो गया? एमएलए। तो समझ आया एमपी कहां बैठते हैं और एमएलए कहां बैठते हैं? तो एमपी कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में, और एमएलए कहां बैठते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इसीलिए उनको यहां बोलते हैं। जो लॉ होल इंडिया पे लगते हैं, जो लॉ पूरे इंडिया पे लगते हैं, वो बनाती है पार्लियामेंट। और जो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, हर स्टेट का डिफरेंट होता है, जो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं वो बनाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब वो वाले लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाती। ठीक, तो जो लॉ होल इंडिया पे लगते हैं वो कौन बनाती है? पार्लियामेंट। और जो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, इस स्टेट का अलग दूसरी स्टेट का अलग, वो कौन बनाती होगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब आज के बाद यहां से आपको तुमसे पूछे कि सारे लॉ पार्लियामेंट बनाती है? नहीं, पार्लियामेंट सिर्फ वो वाले लॉ बनाएगी जो कहां लगेंगे? पूरे इंडिया पे लगेंगे। अगर कोई लॉ दिल्ली का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। इसको हम स्टेट लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। अब एक चीज है मेरे से, अब तुम्हारे को यहां पे बात करने वाली है, इसका काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव्स जो है, एग्जीक्यूटिव्स, इनके अंदर कौन आते हैं? इनके अंदर आती हैं मिनिस्ट्रीज। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंदर कौन आती है? मिनिस्ट्रीज। और कौन आती है? गवर्नमेंट बॉडीज। गवर्नमेंट बॉडीज जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे दिल्ली पुलिस, ये सब इसके अंदर आता है। अच्छा, ये मिनिस्ट्रीज वगैरह, इसके अलावा मैंने अभी तुम्हारे को बताया सेंट्रल गवर्नमेंट / स्टेट गवर्नमेंट, ये सब भी इसी का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव्स का।
इनका काम होता है लॉ को इंप्लीमेंट करना, बनाना नहीं, इंप्लीमेंट करना। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो लॉ लागू कब से होगा? जैसे आज उन्होंने लॉ बना दिया, वो लॉ किस डेट से इंडिया में लोगों को फॉलो करना है, कब से वो हमारे ऊपर लागू होगा, कब से जनरल पब्लिक को फॉलो करना है, वो पार्लियामेंट नहीं बनाती, वो तो कौन बताती है? गवर्नमेंट बताती है। अच्छा, पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको इंप्लीमेंट कब से करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, और स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको इंप्लीमेंट कब से करना है वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। समझ आ गया होगा? पार्लियामेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर का स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट से स्टेट याद कर लो, स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ कौन इंप्लीमेंट करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का लॉ कौन इंप्लीमेंट करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या ये लॉ बनवा रही है या इंप्लीमेंट करवा रही है सिर्फ? इसका मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी लॉ बनाकर दे दिया है, सिर्फ लागू कब से होगा वो कौन बता रहा है? सरकार बता रही है। अच्छा, तो इसका हम लोग जब सरकार को गाली दे रहे होते, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, लॉ नहीं बनाया, ढंग से नहीं बनाया, तो एक्चुअल में क्या सरकार ने लॉ बनाया भी था या नहीं बनाया था? नहीं बनाया था। लेकिन चक्कर क्या है कि दुनिया को फ्रंट पे कौन दिख रहा है? सरकार, क्योंकि उसको इंप्लीमेंट कौन करवा रही है? सरकार। तो गाली भी कौन खाती है? सरकार। अच्छा, जब पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाले ने तुम्हारा चालान काटा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने मर्जी से काटा था या उसके लॉ में लिखा हुआ था इसलिए काटा था? लॉ में लिखा हुआ इसलिए काटा था। क्या वो लॉ ट्रैफिक पुलिस वाले ने बनाया था, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया होगा? स्टेट लेजिस्लेचर बनाया होगा। लेकिन तुम गाली स्टेट लेजिस्लेचर को देते हो या ट्रैफिक पुलिस वाले को देते हो जब चालान कटता है? ट्रैफिक पुलिस वाले को। इसका मतलब क्या? जो सामने दिखता है गाली वो खाता है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब एक्चुअल में सरकार कभी लॉ बनाती ही नहीं है। लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। उसको इंप्लीमेंट कौन करवा रही है? सरकार। अब बच्चे बहुत सारे मेरे को ये भी बोलते हैं, सर एक बात बताओ, पार्लियामेंट के अंदर भी तो सरकार ही बैठी है, लेकिन एक बात बताओ, क्या पार्लियामेंट में खाली सरकार बैठी है, ऑपोजिशन भी बैठी होती है? ऑपोजिशन भी बैठी होती है। इसका हम ये नहीं बोल सकते कि लॉ खाली सरकार ने बनाया है। वहां तो दोनों लोग बैठे हैं, ऑपोजिशन वाले भी बैठे हैं और इधर वाले भी बैठे हैं, वहां तो लोग मिलकर बन रहे हैं। लेकिन उसको इंप्लीमेंट खाली कौन करवाएगी? जो इस टाइम पे रूलिंग सरकार है। इसका मतलब जब लॉ बना होगा तो वहां पे बीजेपी भी बैठी होगी, कांग्रेस भी बैठी होगी, लेकिन जब वो इंप्लीमेंट हो रहा होगा तो खाली कौन करा रही होगी उसको? बीजेपी। बात समझ आई? तो गाली इसलिए किसको पड़ती है? तो वो क्यों पड़ रही है? क्योंकि वो सामने है, लेकिन बनाने वाली खाली वही थी, पीछे साथ में और भी मिले हुए थे, कांग्रेस वाले भी। बात समझ आ रही है? ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाना उनका काम नहीं है। काम किसका है? एग्जेक्टिव्स का। तो गवर्नमेंट वगैरह उसका एग्जेक्टिव जो है उसको क्या करवाते हैं? इंप्लीमेंट कराते हैं। अच्छा, तुमने देखा होगा हर साल बजट पास होता है, निर्मला सीतारमण जी इस टाइम वो है, आपको पता होगा बजट वही अनाउंस करती हैं। अच्छा, बजट जो होता है वो एक्ट बन जाता है, बाद में फाइनेंस एक्ट बनता है। अच्छा, जो फाइनेंस एक्ट है तो एक्ट ऑटोमेटिक किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। लेकिन उसको अनाउंस कौन कर रही है इंप्लीमेंट करने के लिए? निर्मला सीतारमण, और वो बीजेपी की सरकार में है। तो गाली कौन खाती है? निर्मला सीतारमण। लेकिन क्या एक्चुअल में पूरा हाथ उसका या पीछे और लोगों का भी है? और लोगों का भी है। तो तुम्हें नहीं लगता कि जिस टाइम कांग्रेस वाले इनको गालियां दे रहे होते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, तो जिस टाइम पे बन रहा था वो, उस टाइम वो भी तो वहीं थे? बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये सब पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, ना तो बीजेपी से की है ना कांग्रेस से की है। मतलब तुम ये देखना कि अब ये बीजेपी चली भी जाएगी, कांग्रेस आ भी जाएगी ना, गालियां तो उसको भी देगी लोग। हमारे इंडिया में ना लोगों को एक आदत है, 10 साल के बाद हम परेशान हो जाते हैं, है ना। 5-10 साल के बाद हम लोगों को ना उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आती है। और ये उस जगह पे नहीं है, हर जगह पे है, हर जगह पे। अच्छा, मतलब अगर मार्केट में कोई टीचर भी है जो 10-15-20 साल से पढ़ा रहा है ना, तो उसका भी बच्चों को ना देख देख के बोर रहते हैं, पुराना है, कुछ नए टीचर पे ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ नया लेके आया हो। सेम ऐसे पॉलिटिक्स में जब कोई नया नया पॉलिटिशियन आता है, लोगों को बहुत उम्मीद होती है, 10 साल के बाद लोग गालियां देते हैं, फिर उसके बाद चेंज हो जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कर्म अच्छे हैं बहुत, कर्म तो सबके गंदे हैं, कर्म तो अब वालों के भी गंदे हैं, पहले वालों के भी गंदे थे। बस फर्क कितना है कि पहले वालों में थोड़ा सा डिफरेंट चला था, अब वाले में डिफरेंट है। अब वाले क्या कहते हैं? हम खुद खाएंगे। पहले वाले क्या कहते हैं? हम खुद भी खाएंगे, लोगों को भी खाने देंगे। बस फर्क इतना है। अब वाली सरकार ज्यादा गाली क्यों खाती है? क्योंकि खुद खा रहे, लोगों को नहीं खाने दे रहे। पहले वाले क्या थे? हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ, सब मिलके खाएंगे। तो हमें तो वही अच्छा लगेगा ना जो कहेगा सब मिलके खाओ। ये फर्क है। अच्छा, तो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, इंप्लीमेंट किसने करवाया? एग्जीक्यूटिव ने। अब जुडिशियल बॉडीज के अंदर क्या आते हैं? कोर्ट्स। कोर्ट्स जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा, इसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, देन उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स, देन उसके नीचे क्या होते हैं? अच्छा, इसके नीचे में तुम्हारे को ना टीचरों ने अब तक आधी बात सिखाई, आधी सिखाई नहीं। इसके नीचे ना 2 तरीके के कोर्ट होते हैं, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एक होते हैं सेशन कोर्ट्स। एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और एक होते हैं
सेशन कोड्स, ये तो तुम्हारे को आज तक सिखाया ही नहीं होगा। सेशन कोड तो मेरे को लगता है तुमने आज तक वर्ड भी नहीं सुना होगा। सुना है कभी वर्ड सेशन कोड? भाई ने सुना है। अच्छा भाई इशारा कर रहा, पीछे वाले भाई ने सुना है। सब दिल्ली से ही हो, लोकल हो, आसपास के? सब लक्ष्मीनगर वगैरह से ही हो, आसपास से, या दूर दूर से हो? क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है। कहां से आ रहा है मेरे भाई? साहिबाबाद से आ रहा है। अप डाउन तो मेट्रो आती है? कैसे आ रहा है फिर, बस वगैरह से? क्या बात है यार, तुम्हारी भी अपनी अलग स्ट्रगल है। अभी नहीं हो रही स्ट्रगल, सर्दियों में होगी। सुबह 5 बजे उठना है, तैयार होके आना है ना। रात को तुम्हारी 1 बजे तक आशिकी नहीं खत्म होती होगी, फिर तुम्हें सुबह 12-1 बजे, सुबह 4-5 बजे तुम्हें उठना है भला। फिर रात को किसी का मैसेज आ जाए, फिर तुम्हें उसका रिप्लाई भी करना है। जब तक उसका रिप्लाई नहीं करो तुम्हें नींद नहीं आएगी, है ना। आशिकों की कमी थोड़ी है ना। और देखो उसको कह रहा है आशिक, वो उसको कह रहा है, वो पीछे वाला उसको कह रहा है। मेरे को लग रहा है सारे एक से ही बढ़कर एक है। अच्छा अब आओ कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। अब जरा मैं इनमें फर्क समझाता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस देखता है, क्रिमिनल केसेस नहीं देखता। सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस देखता है। इसका मतलब अगर आप मर्डर, डकैती, बड़े बड़े सीरियस क्राइम्स करते हो तो वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता, सेशन कोर्ट में जाता है। तुमने कोई छोटे मोटे सिविल ऑफेंस करे हैं, है ना, तुमने किसी को गाली दे दी सामने, या तुमने किसी का कोई चेक लिया था, या तुमने उसका कुछ, मान लो किसी की प्रॉपर्टी, जैसे तुम एग्जांपल लेके बात करते हो, तुम अपना घर पेंट करवा रहे हो। तुमने देखा होगा कई बार छोटे मोटे केस हो जाते हैं कि जैसे तुम्हारा अपना घर बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ट्रक वाला आया तुम्हारे घर के बाद सीमेंट अनलोड कराना, तुमने पड़ोसी के घर के बाद सीमेंट अनलोड करा दिया, उसकी दीवार गंदी हो गई, उसने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया। क्रिमिनल केस है, सिविल केस है? सिविल केस है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसका एक चीज समझ आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस नहीं जाते। कौन से केस जाते हैं? सिविल केस जाते हैं। सेशन कोर्ट में कौन से केस जाते हैं? ज्यादातर जब तुम देखते होगे तो टीचर ये सिखा देते हैं कि सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होता है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, ये सिखाते हैं ना। वो बात ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में सारे केस तो जाते ही नहीं है, खाली कौन से वाले जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट के ही पैरेलल पे कौन सा होता है? सेशन कोर्ट होता है। तो सिविल वाले केस डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, सेशन कोर्ट में कौन से जाते हैं? क्रिमिनल। मगर जब इससे ऊपर जाओगे अपील करने हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पे दोनों जाते हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। और जब इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहां भी दोनों जाते हैं, सिविल भी और क्रिमिनल भी। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई हमारे को कि सारे केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाते। अच्छा एक चीज और, सिविल केस और क्रिमिनल केस में फर्क क्या होता है, अभी आगे डिटेल में मैं बात करूंगा। लेकिन अभी हमारे को ना तीनों बॉडीज का स्ट्रक्चर समझना था। तो सबसे पहले हमने लेजिस्लेटिव का स्ट्रक्चर समझा था, इनका काम था लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम था लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, और जुडिशियल बॉडीज का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना। क्या करना? इंटरप्रेट करना। अच्छा एक बात बताओ, सेक्शन तो सेम होता है। जैसे अगर मान लो मैंने किसी के ऊपर केस करा है, तो सामने वाले ने अपना वकील हायर करा होगा, हमने अपना वकील हायर करा होगा, दोनों सेम सेक्शन को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जीतता है एक हारता है, क्योंकि दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग है, दोनों को लॉ पढ़ने का तरीका अलग है, नजरिया अलग है। लॉ में तो वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूं, लॉ में ना एक कोमा कोमा मैटर करता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, एक वर्ड है रोको मत जाने दो। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, अगर मैंने रोको के बाद कोमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो। लेकिन अगर मैंने रोको मत के बाद कोमा लगा दिया तो रोको मत जाने दो। तो एक कोमा ने पूरी लाइन का मतलब बदल दिया। पहले वाला क्या कह रहा था? रोको मत जाने दो। दूसरे वाला क्या कह रहा है? रोको मत जाने दो। एक कॉमा ने पूरी लाइन का मतलब बदल दिया। तो लॉ में यही खेल है, आपको कोमा कोमा, फुल स्टॉप, वर्ड सारा ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पे किस लिए यूज किया जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी। अच्छा तुम्हें पता है, ये तो तुमने सुना होगा कभी कि आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हो, ये तो पता होगी बात। अगर आपका केस कोई नहीं लड़ता तो सरकार वैसे आपको फ्री लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सरकार के अपने लॉयर होते हैं जो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको पता होगा किसी कोई बंदा अगर बहुत फाइनेंशियली पुअर है और उसके पास अपना वकील हायर करने के पैसे नहीं, तो सरकार प्रोवाइड करती है। लेकिन वो भी तब है कि अगर वो उस वकील से लड़वाना चाहता है। अगर वो बंदा कहता है मैं अपना केस खुद लड़ लूंगा तो लड़ ले, सरकार वो भी अलाउ करती है। लेकिन इंडिया में लोग लड़ क्यों नहीं पाते? लॉ की नॉलेज और ऊपर से लॉ की टर्मिनोलॉजीज। अगर लॉ इतनी ही आसान होती तो हर अच्छे इंग्लिश बोलने वाला लॉ पढ़ लेता, नहीं पढ़ पाता ना, ये फर्क है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी है तो लॉ में जीरो है, समझ आती है, उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला। लॉ की टर्मिनोलॉजी ही डिफरेंट है। अच्छा तुमने नहीं देखा कितने लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल लेके बात करूं तो माय फादर इज बिल्डर। तो हम लोगों को क्या होता है कि हमारे पास लोग ना रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं पढ़वाने के लिए। तो जैसे हमने किसी की डील करवाई, तो डील करवाने के बाद क्या होता है कि वो सामने कोई मान लो बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कितनी बार ऐसे है मेरे पास जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अलग फील्ड के हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब उनको समझ है पूरी, आए कि सर एक बार इस डॉक्यूमेंट को रीड करके बता दो
कि इसके अंदर एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। तो वो अनपढ़ था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तब भी वो किसी लीगल प्रोफेशनल की हेल्प लेने गया। क्यों? क्योंकि लीगल वर्डिंग और नॉर्मल वर्डिंग में फर्क है। और तुम्हें पेपर में करना क्या है, जब बच्चा मेरे से पूछता ना कि पेपर में सर लॉ की वर्डिंग लिखनी है, तो आप एज इट इज नहीं लिखोगे, लेकिन लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करोगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, हम लोग नॉर्मली कभी कभार अपनी इंग्लिश में बोलते हैं, हमने किसी को अगर जेल में डाला तो हम बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स, इंग्लिश में ही बोला जाता है ना। लॉ में उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन टू द कन्फाइनमेंट, टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। अच्छा, कई बार हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, लॉ में उसे बोलते हैं उस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। इसका तुम्हें समझ आ रहा होगा कि है कुछ नहीं, बीच बीच में क्या है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी लॉ की अपनी है, तो वो टेक्निकल वर्डिंग हो जाती है। अब जो नॉर्मल बंदा जो पढ़ा लिखा भी है और वो मेरे पास उसने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुने हैं, तो बार बार डिक्शनरी तो खोलेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या बोलता है, क्या सोचता है कि किसी प्रोफेशनल से पढ़वा लो, इसका मतलब कुछ और ना निकल जाए। बस यही फर्क है। अदरवाइज एक बार ये तुम्हारे को क्या होगा, ये ना एक दिन में एस्टेब्लिश नहीं होगी। अभी तुम फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ रहे हो, तुम्हें सीए इंटर में भी लॉ पढ़ाया जाएगा, तुम्हें सीए फाइनल में लॉ पढ़ाया जाएगा। तुम्हें पता है सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट ऐसे तुम्हें फाइनल से फाउंडेशन से फाइनल तक पढ़ने हैं, एक अकाउंट्स और एक लॉ, क्योंकि इसी से हमारा काम है। इको तुम्हारी यहीं खत्म, मैथ्स तुम्हारा यहीं खत्म, इंग्लिश तुम्हारी यहीं खत्म, लेकिन लॉ फाइनल तक जाएगा, मैथ और अकाउंट्स कहां तक जाएगा, फाइनल तक जाएगा। अब तुम्हारे को इसका मतलब अब फटाफट अगर हम बात करें तो इंडियन लीगल सिस्टम खत्म हो गया। तो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ बनाना। एग्जेक्टिव का काम क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करवाना। और जुडिशियल बॉडीज का काम क्या है, हमारे को न्याय देना, हमारे को न्याय देना। अच्छा, फिर लेजिस्लेटिव के अंदर 2 बॉडी आती है, कौन कौन सी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कौन से वाले लॉ बनाती है, जो पूरे इंडिया पे लगते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर कौन से लॉ बनाती है, जो हर स्टेट के अलग है, इस स्टेट का अलग और दूसरी स्टेट का अलग। तो इसका मैं कह सकता हूं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट की अलग होती होगी, हर स्टेट की अलग होती होगी। ठीक। अच्छा, उसके बाद जब हम इसमें आए एग्जेक्टिव्स के अंदर, तो यहां पे कौन कौन आ रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और इसका काम क्या है, लॉ का इंप्लीमेंट करवाना। तो जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था उसको इंप्लीमेंट कौन कराती है, एग्जेक्टिव के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो लॉ किसने बनाया था, स्टेट लेजिस्लेचर ने, उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब वो सरकार उसे क्या करवा रही है, इंप्लीमेंट करवा रही है। और तीसरी चीज की, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाता है इस पूरे हालात में, तो हम कहां जाएंगे, जुडिशियल बॉडीज के पास जाएंगे। अच्छा, ये तो मैं तुम्हारे को इंडिया में कोर्ट्स बताए, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स, कितने कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक ही है, कहां पे, ये प्रगति मैदान, देखा है। अच्छा, हाई कोर्ट हर स्टेट का एक होता है, हर स्टेट का एक होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनरली हर स्टेट में 6 होते हैं। जनरली हर स्टेट में कितने होते हैं, 6। ठीक, ये पेपर में नहीं आएंगी चीजें, लेकिन इसके बिना बेस समझ नहीं आएगा लॉ का। अब तुम्हारे को मैं बात करता हूं कि जो हमने बोला कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, अब ये बनाती कैसे है उसके बारे में बात करेंगे कि बनता कैसे है लॉ बनता कैसे। हमने ये तो देख लिया कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, बनाती कैसे है अब उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर मैं सबसे पहले पार्लियामेंट के लॉ बनाने की बात कर रहा हूं, फिर मैं स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ बनाने की बात करूंगा। जैसे हम लोग और अभी हम पार्लियामेंट के लॉ बनाने की बात कर ले हैं, जैसे एग्जांपल लेके बात करें, मैंने तुम्हें को बताया जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। तो ये एक्ट क्या है, एक्ट तुम्हारी मेरी बुक का कोई चैप्टर है या ये लॉ है। एक्ट का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक्ट का ए हमेशा कैपिटल होगा। अगर ये शॉर्ट में होगा तो एक्टिविटी बन जाएगा, हम कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी है ना। मम्मी क्या कर रही है, मम्मी ने बोला क्या कर रहे हो, खाना खा रहा हो, तो वो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी जो होता है ना, वो नॉर्मल में स्मॉल में लिखोगे तो वो एक्टिविटी बन जाएगा। तो एक्ट का ए हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा, ये चीज याद रखनी है। और जब हम बोले एक्ट, तो एक्ट का मतलब होता है लॉ। लेकिन ये ना लॉ अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हमारे ना 4 चीजें होती हैं, एक्ट प्लस रूल्स प्लस सर्कुलर्स प्लस नोटिफिकेशंस। जब हम इन 4 चीजों को जोड़ देते हैं ना, तब बनता है लॉ। तब क्या बनता है, लॉ। अभी चारों क्या होती है, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा डिटेल में कि इन चारों में फर्क क्या होता है। सबसे पहले मैं एक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेन यही है, मेन यही है।
कोई भी एक्ट कैसे बनता है मैं बात करता हूं। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। कि एक तुमने सुना होगा कई बार न्यूज में आ रहा होता है कि ये बिल लोकसभा से पास हो गया, बिल राज्यसभा से पास हो गया। बिल बहुत वर्ड यूज होता है। तो बिल का मतलब क्या होता है कि एकदम से लॉ नहीं बनता, पहले एक ड्राफ्ट रेडी किया जाता है कि हम इस हिसाब से ये प्रपोज कर रहे हैं ताकि उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसी में कर लें। तो पहले का सबसे पहले क्या बनता है? एक बिल बनता है। ये बिल कौन बनाता होगा? लॉ मेकर्स। अच्छा, लॉ मेकर्स कौन होते हैं? बेसिकली लॉ मेकर्स क्वालिफाइड सीए, सीएस, सीएम में लॉयर्स होते हैं। कौन होते हैं? क्वालिफाइड सीए, सीएस, सीएम में लॉयर्स। ये बिल प्रपोज कौन करवाता है? ये बिल प्रपोज करवाती है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। बिल प्रपोज कौन करवाती है? रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। अभी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का क्या मतलब है जरा ये समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे इंडिया में जो फाइनेंस से रिलेटेड लॉ है जैसे इनकम टैक्स वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर जो लॉ बनते हैं और उनके ऊपर जो लॉ लगते हैं उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर जगह की मिनिस्ट्री अलग है। जैसे कोल के मैटर्स है इंडिया में, कोल के, तो उसके लिए इंडिया में एक अलग से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो ऐसे ना इंडिया में अलग अलग मिनिस्ट्री। और चांस की बात है कि हम लोग तो दिल्ली के बच्चे, तो हम लोगों के पास तो ये सारी सुविधा है कि हमें सारी चीजें जाकर देख सकते हैं। सेंट्रल सेक्रेटरी देखा है? मेट्रो में जाकर जाते हो, सेंट्रल सेक्रेटरी राजीव चौक के बाद आता है, तो सारी मिनिस्ट्रीज वही है, सारी की सारी मिनिस्ट्री वही है, कभी भी जाकर देख सकते हो। सारी मिनिस्ट्री हमारी दिल्ली के अंदर ही है। तो अगर समझने वाली चीज ये है कि जैसे अगर सपोज फाइनेंस एक्ट कोई बन रहा है नया, तो वो इनकम टैक्स रिलेटेड लॉ है, तो उसका जो बिल बनता होगा वो कौन प्रपोज करती होगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रपोज करती होगी। अच्छा, इनकम जब कंपनी से रिलेटेड कोई भी नया लॉ आता होगा तो उसका बिल कौन प्रपोज करती होगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रपोज करती होगी। इसका मतलब वो बिल रेडी कौन करवा रही है? ये मिनिस्ट्रीज रेडी करवा रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस तरफ आए, कोल से रिलेटेड लॉ, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी लॉ बन रहा है तो कौन प्रपोज करवाती होगी? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम करवाती होगी। ये सिर्फ प्रपोज करवा रही है, प्रपोज करवा रही है। अल्टीमेटली सिर्फ ड्राफ्ट, और ये किसने मिलकर बनवाया होगा? अलग अलग लॉ मेकर्स ने मिलकर बनाया होगा। मगर अल्टीमेटली इसको अप्रूव कौन करेगी? पार्लियामेंट। अल्टीमेटली जाएगा किसके पास? पार्लियामेंट के पास। ये तो बिल रेडी होके आ गया, लेकिन ये जाएगा किसके पास? पार्लियामेंट के पास। तो सबसे पहले हमने समझा कि सबसे पहले क्या होता है? एक बिल होता है, और बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। तो हम यहां पे लिख देते हैं, सबसे पहले कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है? बिल। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। देन इस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। और बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। एक बार ये बिल लोकसभा से पास हो गया तो उसके बाद ये कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। एक बार ये बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो गया तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देंगे। असेंट का मतलब होता है कंसेंट देना, सहमति। हिंदी में बोले तो सहमति देना। इसके ऊपर अपने साइन मार देंगे। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। तो इसका आज के तुमसे कोई भी पूछे कि लॉ कैसे बनता है, पहले तो पार्लियामेंट बनाती है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बनता कैसे? सबसे पहले वो बिल होता है। बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। देन इस बिल को कहां पेश किया जाएगा? बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पेश किया जाएगा। बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले उसे कौन पास करेगी? लोकसभा। फिर उसके बाद से कौन पास करेगी? राज्यसभा। जब एक बार दोनों हाउस से पास हो गया, क्या अभी भी एक्ट बन गया? अभी भी पेंडिंग है? अभी भी पेंडिंग है। अभी वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जैसे ही प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने साइन मार देंगे, देन दैट बिल बिकम्स, उसके तो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। समझ आया लॉ कैसे बनता है? तो ये जो बार बार टीवी में ऐड आ रही होती है कि बिल पास हो रहा है, बिल पास हो रहा है, समझ आ गया वो कैसे बन के आया होगा, कहां से बन के आया होगा, कहां वो क्यों जा रहा है? समझ आ गई बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो रहा है, लॉ तो बन गया, लागू कब से होगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अच्छा, जब जीएसटी इंडिया में आया था, आपको पता होगा वे बैक 2017 वगैरह के अंदर, तो आते ही इंप्लीमेंट हो गया था, टाइम दिया गया था? टाइम था। अच्छा, अब ये समझना ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस। ये एक्ट बना तो अभी एक बात बताओ, स्कूल में कोई नोटिफिकेशन आती रही, मान लो तुम्हारे स्कूल वाले अनाउंस करना चाहते हैं कि कल छुट्टी है, तो तुम्हें पता कैसे लगता था कल छुट्टी है? या तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगता था, और तुम्हारे को आजकल तो थोड़ा सा जमाना टेक्नोलॉजी वाला हो गया, तो मैसेज आया था फोन पे ऊपर आता था मैसेज स्कूल से कि कल छुट्टी है वगैरह वगैरह।
हमारे टाइम के ऊपर ये मैसेज वाला सिस्टम शुरू हो गया था। मैंने 2012 में स्कूलिंग की थी अपनी, तो 2012 में भी ये मैसेज वाला सिस्टम चालू हो चुका था। लेकिन उससे पहले अगर मैं 4-5 साल बैक जाऊं, जिन लोगों ने 2006 में, 2007 में, 2005 में 12वीं करी होगी अपनी, उस टाइम पे तो स्कूल में नोटिस बोर्ड वाला कंसेप्ट होता होगा, या टीचर क्लास में अनाउंस करता होगा कल छुट्टी है। उस टाइम पे फोन मैसेजिंग वाला सिस्टम तो मेरे को लगता नहीं चलता होगा। सर आपने कब करी थी? 2011। तो बस फिर इनका तो मेरे से 1 साल पहले, तो आपके टाइम पे तो मैसेज वाला सिस्टम होगा, स्कूल से मैसेज आता होगा। तो ये तो चलो हमारे टाइम वाले हो गए। जिन लोगों ने 2006-05 में करी थी ना, उस टाइम पे मैसेजिंग का सिस्टम नहीं होता था। उस टाइम पे स्कूल को अगर कोई भी आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते, वो कैसे देते थे आप लोगों को? नोटिस बोर्ड पे लगाकर इन्फॉर्मेशन देते थे। तो सेम ऐसे कोई भी सरकार लॉ बनाती है ना, जब वो एक्ट बन जाता है तो उसको ना ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर पब्लिश किया जाता है। कहां पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र। ये क्या है? हमारे ना सरकार की एक वेबसाइट है, उसका नाम है egazette.nic.in। आज जाके गूगल पे चेक करना। इंडिया में कोई भी जब नया लॉ बनता है तो वो इस वेबसाइट पे अपलोड होता है। कहां अपलोड होता है? इस वेबसाइट पे। जस्ट लाइक स्कूल के नोटिस बोर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है। स्कूल का नोटिस बोर्ड क्या करता था? आपको इन्फॉर्मेशन देता था कि कल छुट्टी है। तो कोई नया लॉ बन गया तो आपको पता कैसे लगेगा नया लॉ बन गया? तो वो बनने के बाद कहां आएगा? इस वेबसाइट के ऊपर आएगा। तो जब वो इस वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो कहां पब्लिश हो गया? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गया। तो समझ आया? तो कोई भी लॉ बनता कब है? पहले पार्लियामेंट से बनाती है, बनने के बाद वो कहां पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। अब यहां से समझने वाली चीज है, जब हम इसे पब्लिश करते हैं ना, तो इसके अंदर एक डेट बताई जाती है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, प्रेसिडेंट ने इस बिल को, एक्ट जब कंसेंट दी थी, मान लेते हैं प्रेसिडेंट ने 1/1/2021 को ये लॉ पास करा था, लॉ पे असेंट दी थी। तो ये एक्ट कब बना था? 1/1/2021 को। मान लो इसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया के अंदर सेम डे पब्लिश कर दिया गया। सेम डे पब्लिश कर दिया गया मींस 1/1/2021 को कहां कर दिया गया? पब्लिश कर दिया गया ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। लेकिन इस लॉ के अंदर लिख दिया गया कि ये लॉ जो इफेक्टिव होगा, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बताएगी तब से होगा। ये लॉ में क्या लिख दिया गया कि इफेक्टिव कब से होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बताएगी तब से होगा। मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डेट बताती है, मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मैं डेट बता रही हूं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो कि डेट रख दी है 15/8/2021, 15 अगस्त 2021। मतलब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि लॉ 15 अगस्त 2021 से इफेक्टिव होगा, तो फिर कब से होगा? 15 अगस्त 2021 से इफेक्टिव होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी ही नहीं गई एक्ट के अंदर, कई बार ऐसा भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी ही नहीं गई, बताया ही नहीं गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इफेक्टिव करना है, तो उस केस के अंदर वो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। इसका दो बातें निकल के आई कि कोई भी लॉ जब बनता है तो वो कब से इफेक्टिव होगा, उसकी दो बातें हैं। अगर उसको बनने के बाद जब ऑफिशियल गजेट पब्लिश किया गया है और कोई डेट बताई गई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर डेट नहीं बताई गई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो इसका लॉ इफेक्टिव कब से होगा? दो बातें फटाफट बोलो, कब कब? अगर प्रेसिडेंट ने असेंट देकर जब एक्ट बन गया और डेट बताई है पब्लिश करते वक्त, तो क्या उस डेट से होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से वो लॉ इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये जो मैंने तुम्हारे को पूरा सिस्टम बताया, ये अभी मैंने सिर्फ पार्लियामेंट का बताया कि पार्लियामेंट का लॉ कैसे बनता है। अभी तक हमने कौन सा वाला लॉ नहीं देखा? स्टेट लेजिस्लेचर वाला लॉ कैसे बनता है। ये तो हमने ये लॉ देखा कि अगर पार्लियामेंट का लॉ बनेगा तो कैसे इफेक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी तो कैसे बनाएगी। अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अब हम यहां पे बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ की। स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ की अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस है। कोई भी एक्ट बनने से पहले क्या होता है? तो सेम यहां पे भी पहले एक बिल बनेगा, और बिल का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट लॉ। देन इसको बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव कराया जाएगा। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नहीं, बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अच्छा, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को मेरे को बताएगा कौन कौन से होते हैं? सर हमें नहीं पता। एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। सुना है कभी ये? विधानसभा और विधान परिषद। वहां पे क्या था? लोकसभा और राज्यसभा। यहां पे क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। तो वापिस सब कुछ सेम प्रोसेस चलेगा। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होगा, उसके वजह से कहां पास कराया जाएगा? विधानसभा। देन कहां पास कराया जाएगा? विधान परिषद। देन उसके बाद वहां पे असेंट कौन देता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां असेंट देगा गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ, क्योंकि हर स्टेट के ऊपर एक गवर्नर होता है, तो यहां पे असेंट प्रेसिडेंट नहीं देगा, कौन देगा? गवर्नर देगा। गवर्नर ऑफ स्टेट असेंट देगा।
एक बार इन्होंने असेंट दे दी, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, बात खत्म हो गई। तो इसका भी मतलब सिंपल, अगर वो समझ आ गई तो ये वाली बात भी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये कहां पब्लिश होगा, वो कहां पब्लिश हो रहा था, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। ये पब्लिश होगा ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में। जैसे पूरे इंडिया का एक ऑफिशियल गजेट है, ऐसे हर स्टेट का भी अपना ऑफिशियल गजेट है। तो मतलब हर स्टेट की अपनी वेबसाइट है, हर स्टेट की क्या है, अपनी वेबसाइट है। तो ये कहां पब्लिश होता है, स्टेट में। वो कहां पब्लिश होता था, इंडिया में। तो इसका मतलब कोई भी लॉ जब पार्लियामेंट बना रही हो, पूरे केंद्र का एक है, तो वो सब पे एक लग रहा है यूनिफॉर्मली। तो इसका इसलिए वर्ड भी इंडिया आ रहा था कि पूरे भारत का एक है इसका। और जब ये वाला बनता होगा तो दिल्ली का स्टेट गजेट अलग होगा, पंजाब का स्टेट गजेट अलग होगा। तो हर स्टेट का अपना गजेट होगा, वहां पे पब्लिश किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, विधानसभा तो हर जगह होती है, विधान परिषद हर जगह नहीं होती। विधान परिषद सिर्फ उन स्टेट्स में होती है जो बड़ी होती है। और बड़ी में इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं बोल रहा, बड़ी में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बोल रहा हूं। यूपी, एमपी, उस जगह होगी। अच्छा, तो जिस जगह पे इसका मतलब 2 हाउस नहीं है, जहां पे सिर्फ एक ही हाउस है, तो वहां पे खाली एक ही हाउस का अप्रूवल लेना होता होगा। जहां पे 2 हाउस है वहां पे दोनों का अप्रूवल लेना होता होगा। बाकी गवर्नर तो हर जगह है ही। ये बात समझ आ गई। तो फटाफट अगर हम तुमसे बात करें तो 2 तरीके के लॉ बनते हैं। आज के तुमसे कोई पूछे कि कौन कौन लॉ बनाता है इंडिया में, तो 2 लॉ बनाते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है वो कहां लग रहे हैं, पूरे इंडिया पे। स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है वो कैसे कहां लग रहे हैं, हर स्टेट के ऊपर। अच्छा, कोई भी जब लॉ बनता है तो क्या सेम डे एप्लीकेबल होता है, टाइम होता है, कोई डिपेंड करता है कि वो पब्लिश करने के बाद क्या किया जा रहा है। अगर कोई डेट बताई जा रही है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज तो समझ ली कि मैंने भी तुम्हें बताया कि ये कहां पब्लिश किया जाता है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र। क्यों बोलते हैं, इसका लॉजिक बताता हूं तुम्हारे को। दुनिया को ये तो समझ आता है कि इसे भारत का राजपत्र बोलते हैं, क्यों बोलते हैं उसका लॉजिक बताता हूं। अच्छा, पहले जमाने में जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था, लॉ कौन बनाते थे, राजा महाराजा। राजा महाराजा को चुनते कौन थे, राजा महाराजा को चुनती कौन है, प्रजा। तुम चुनोगे राजा कौन होगा, उस एरिया का कौन चुनेगा, प्रजा चुनेगी। आज भी सरकार को भी कौन चुनता है, नहीं चुनेगी। अच्छा, क्या होता था, राजा का बेटा, नहीं यार, वो नहीं, राजा का बेटा राजा होगा, वो बात वो एक्सेप्ट कर ली जाती है जनरली। हम लोगों को क्या होता है कि पहले राजा बन गया, हम लोगों को ट्रेंड होता है कि राजा का बेटा राजा। तो तुम सुपर 30 वाले डायलॉग मार रहे हैं बैठ के, है ना, राजा का बेटा राजा होगा, वो वाली बात नहीं। जनरली राजा को जो चुनती है वो कौन चुनती है, प्रजा चुनती है। उसके बाद जब राजा बन जाता है, हमारे लोगों को ना आदत हो जाती है कि ये राजा, तो हम आगे क्या करते हैं, जो उसका लीगल सिस्टम चलता है, हेरिडिटी बेसिस चलता रहता है, हम उन्हीं को एक्सेप्ट करते चलते हैं और उन्हीं का सिस्टम आगे चलता चला जाता है, ऐसे होता है। तो अच्छा, एक बात बताओ, उस टाइम पे राजा को प्रजा चुनती थी, आज भी राजा को सरकार को कौन चुनती है, प्रजा। वोटिंग तुम देते हो, अपने हिसाब से चुनते हो। अच्छा, उस टाइम पे जो लॉ बनता था वो पता है कैसे बनता था, तो कैसे लिखा जाता था, एनिमल्स की स्किन काटकर उसके ऊपर लिखा जाता था, उसे हम पार्चमेंट पेपर बोलते थे। कुछ लोग पत्थर पे लिखते थे। तो तुम लोग ने सुना, कुछ लोग डायलॉग मारते हैं, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है, मारते हैं। वो इसीलिए मारते हैं कि पुराने जमाने में जब एक बार लॉ पत्थर पे लिख दिया जाता था, उसके बाद मिटाया नहीं जाता था, उसके बाद मिटाया नहीं जाता था। तो इसलिए लोग डायलॉग मारते थे कि मेरी जुबान क्या है, पत्थर की लकीर है। तो जब वो लॉ बनता था ना, तो लॉ बनने का उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था, तो उस टाइम पे लॉ बनने के बाद उसको पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था और कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या बोलते थे, राजा का राजपत्र आ गया। आज के में राजा कौन है, सरकार। इसके अंदर सब कौन है, पार्लियामेंट वगैरह। इनको चुना किसने है, प्रजा ने। तो हम सरकार को और पार्लियामेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत से। तो अब जब लॉ बनता है तो हम क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र आ गया। पहले क्या बोलते थे, राजा का राजपत्र आ गया, अब हम क्या बोलते हैं, भारत का राजपत्र आ गया। तो बात यही है, बेस वही है। बेस समझ आ गया क्यों बोलते हैं इसको भारत का राजपत्र। चलो, लॉ समझ आ गया हमारे को, लॉ बनता कैसे है, कौन बनाता है ये समझ आ गया, इंप्लीमेंट कौन कराता है ये समझ आ गया। अब अभी तक ना मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लॉ क्या होता है, लॉ क्या होता है, तुम्हें अभी भी नहीं पता, बता दो मेरे को, पता है तो फिर तुम बोलोगे कानून। तुमने बनाना सीखा है, ये नहीं पता होता क्या है। अब आई ना बात मैं जान के मजे ले रहा था तुम्हारे से देर से। लिखो लॉ क्या होता है, लिखो। हाँ भाई बोलू, लिखो लिखो। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, लॉ
लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, law is the body of principles which are recognized law is the body of principles which are recognized and applied by the state. Law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. In the administration of justice. Law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. अब ना इन सारे शब्दों को तोड़ते हैं और इसका मतलब समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखो, सबसे पहला वर्ड यहां पे यूज हुआ है, लॉ इज द बॉडी ऑफ किस चीज की? प्रिंसिपल्स। तो जब मैं बोलूं प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून, विच आर रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है अप्रूव्ड। ये सब लिखते रहना साथ साथ जो मैं बता रहा हूं। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? अप्रूव्ड। फिर तीसरा वर्ड था अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है इंप्लीमेंटेड। फिर चौथा वर्ड था स्टेट। ये स्टेट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट वर्ड आर्टिकल 12, आपको पता होगा भारत का जो संविधान है आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। आर्टिकल 12 कहां का? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। और यहां पे स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट। यहां पे स्टेट का मतलब क्या है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एसजी हो गया शॉर्ट में, और एलबी। एलबी क्या है? लोकल बॉडीज। ये लोकल बॉडीज में क्या आती हैं? आपको पता होगा, जैसे हर एरिया में हर गांव में तुमने देखा पंचायत होती है, पंचायत। अच्छा, हर एक एरिया में म्युनिसिपैलिटी होती है। दिल्ली में एमसीडी है, ऐसे हर स्टेट की अलग होती है म्युनिसिपैलिटी। वो लोकल बॉडीज के अंदर आती है। किस में आती है? लोकल बॉडीज में। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? अप्रूव्ड। देन अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या है? इंप्लीमेंटेड। देन स्टेट। तो स्टेट वर्ड का मतलब यहां पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यहां पे स्टेट वर्ड कहां से उठाया गया? आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। और यहां पे स्टेट में कितनी चीजें कवर हो रही हैं? 5 चीजें कवर हो रही हैं। क्या क्या? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। अब इनका काम क्या समझते हैं? देखो, लिख लिया सबने या कुछ रह गया अभी? लिख लिया, ठीक। कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी स्टेट गवर्नमेंट, लास्ट क्या है? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी वगैरह। जैसे दिल्ली में एमसीडी है ना, बॉम्बे के अंदर आई थिंक बीएमसी है ना, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से आई थिंक, हर जगह होती है। अब देखते हैं, सबसे पहले लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक ढांचा है, किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। अच्छा, अप्रूव का मतलब क्या है? उसको पास करा है। किसने करा हुआ? या तो पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने, जो कि बाद में उसको, अच्छा यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्यों कवर करा? जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। और लोकल बॉडीज को इसलिए कवर करा कि इनके अपने लॉ होते हैं। अच्छा, तुमने देखा कि गांव में कुछ पंचायत जो होती हैं, जो गांव में जो पंचायत होती है, उनके खुद के भी लॉ होते हैं, उनके खुद के कानून होते हैं। जो पंचायत का जो हेड होता है, क्या बोलते हैं? मुखिया, क्या बोलते हैं? सरपंच। तो तुमने देखा होगा वो अपने हिसाब से जज की तरह डिसीजन ले लेता है। गांव के अंदर होता है, जैसे कोर्ट में केस जाता है तो जज डिसीजन लेते हैं, ऐसे पंचायत में जब केस जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। वो अलग बात है कि आप उनके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। आप उनके डिसीजन को, अगर आपको पंचायत के डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कोर्ट में जाकर उनके डिसीजन को क्या कर सकते हो? चैलेंज कर सकते हो, अपील कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली वो लोग डिसीजन देते हैं। तो लॉ एक ढांचा है किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया किसके द्वारा?
पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट किया जाता है किसके ऊपर? जनरल पब्लिक के ऊपर, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोगों के ऊपर। किस लिए? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। तो हाँ भाई, लॉ की वर्डिंग क्लियर। लॉ क्या होता है आज के तुमसे पूछा, फटाफट रिपीट करो, क्या बोलो कि लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जिसके अंदर हमने क्या समझा कि प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या था? अप्रूव। अप्रूव कौन करेगा उसको? या तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। फिर उसके बाद क्या था? अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब क्या है? इंप्लीमेंट। किसके? इंप्लीमेंट का मतलब हिंदी में होता है लागू करना। किसके ऊपर लागू किया जाएगा? जनरल पब्लिक के ऊपर, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों के ऊपर। किस लिए लागू किया जाएगा? इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। लॉ क्यों बनते हैं? न्याय पाने के लिए। हाँ भाई, बात क्लियर, लॉ समझ आ गया। तो अब हमने सारी चीजें समझ ली। लॉ क्या होता है, लॉ कौन बनाता है, लॉ कैसे बनता है, ये समझ आ गया। अब मैं तुम्हारे से दो कंसेप्ट और बात करूंगा, नए नए। दो तरीके के लॉ होते हैं। एक होता है प्राइवेट लॉ और एक होता है पब्लिक लॉ। कोई नाम से समझ, तुम्हें नाम से क्या समझ आ रहा है? क्या होगा इन दोनों में डिफरेंस? प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ में क्या लगता है, दोनों में क्या फर्क होगा? पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक के लिए, प्राइवेट मतलब तुम्हारे मेरे घर के लिए। वाह, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने अपने घर के लिए जो अपने पर्सनल लॉ बनाए होंगे प्राइवेट लॉ, जो तुम्हारे मेरे लिए लॉ बनाया पब्लिक लॉ, ऐसा? वाह, बहुत बढ़िया। प्राइवेट कंपनी, अच्छा प्राइवेट कंपनी। फिर मैं चल रुक जाओ, ट्विस्ट आ जाएगा कहानी मेरे अंदर। हाँ मेरे भाई, खुल के बोलो, क्या होता है प्राइवेट लॉ? जो दिल में आए। देखो, बेइज्जती उसकी आगे होती है जिसकी इज्जत होती है। यहां सब बराबर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना? और तुम्हें तो वैसे भी टेंशन नहीं होगी, क्लास में 5 लड़कियां बैठी, बंदों को ज्यादा टेंशन होती है कि उनके सामने बेइज्जती ना हो जाए। यहां तो सब एक बराबर हो। हाँ भाई, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ। कुछ लग रहा है? अच्छा एक बात बताना, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए और बी के बीच में क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मान लो बी ने ए को 5 लाख रुपए एडवांस दिए थे। बी ने ए को 5 लाख रुपए एडवांस दिए थे और उसको ये बोला था कि मेरे को शर्ट सप्लाई कर दियो। क्या सप्लाई कर दियो? शर्ट्स। ए ने बोला मैं सप्लाई कर दूंगा। बी ने पूछा कितने टाइम में सप्लाई कर देगा? ए ने बोला 2 महीने में सप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 2 महीने निकले, बी ने बोला हाँ भी माल भिजवा दे, तूने पैसे ले रखे हैं। कह रहा मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर ले। कौन कह रहा है? ए कह रहा है। इसका मतलब ए ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, पैसे लेके भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब इसमें दुनिया परेशान है या खाली तुम परेशान हो जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? खाली वो बंदा परेशान है जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा है। मेरे को फर्क पड़ेगा? तुम रोड पे आके रो रहे हो कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट टूट के सामने 5 लाख मार लिया, मैं क्या बोलूंगा? ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखियो, यही बोल के तसल्ली दूंगा ना। मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसमें इट मीन दिस इज प्राइवेट लॉ। कौन सा लॉ है? प्राइवेट लॉ। तो प्राइवेट लॉज आर दोज लॉज, लिख लो, प्राइवेट लॉज आर दोज लॉज in which only parties to the contract are affected. Parties to the contract are affected. प्राइवेट लॉ वो लॉ है जहां पे जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ खाली वही इफेक्ट हो रहे हैं, दुनिया को फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या लिखोगे? एग्जांपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा लॉ है? प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ है? प्राइवेट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्राइवेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहा है ना। और कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो दुनिया को फर्क पड़ेगा, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो खाली उन्हीं को फर्क पड़ेगा। जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो उन्हीं को फर्क पड़ेगा, दुनिया को कोई लेन देन नहीं है। इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ? प्राइवेट लॉ। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपने किसी से गुड्स खरीदे, आपके गुड्स डिफेक्टिव निकले, दुनिया को फर्क पड़ेगा? सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा? सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। तो ये भी क्या है? प्राइवेट लॉ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज ऑल्सो प्राइवेट लॉ। लेकिन अब इधर आते हैं। अच्छा, जीएसटी का रेट सरकार ने रखा हुआ है 18% और सरकार इसको चेंज करके कर रही है 28%। एक दो बंदों को फर्क पड़ेगा? पूरी पब्लिक को फर्क पड़ेगा? पब्लिक को फर्क पड़ेगा। इसका मतलब टैक्सेशन लॉज आर पब्लिक लॉज। टैक्सेशन लॉ कौन सा लॉ है? पब्लिक लॉ। तो लिखो, पब्लिक लॉज आर दोज लॉज, पब्लिक लॉज
आर दोज लॉज इन विच होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड, होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड। यहां पे एक दो बंदों को फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है, सबको फर्क पड़ता है। और प्राइवेट लॉस के अंदर सबको फर्क पड़ता है, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो खाली उन्हीं को फर्क पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जिनके बीच में डीलिंग्स है आपस में सिर्फ उन्हीं को फर्क पड़ता है, जनरल पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पब्लिक लॉ में सबको फर्क पड़ता है। टैक्सेशन का रेट 18 से 28 हुआ, तुम्हारा एक बंदा परेशान नहीं होगा, सब परेशान होंगे। पेट्रोल का रेट 90 से 100 हुआ था, एक परेशान था, सब परेशान थे। तो जो पेट्रोलियम का लॉ था वो कौन सा लॉ था, प्राइवेट लॉ पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ। अच्छा एक और क्वेश्चन इसी से, ये तुमने देखा होगा भगवान ना करे किसी लड़की का रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, ये सब होता है, ये प्राइवेट लॉ का पार्ट है पब्लिक लॉ का पार्ट है? देखो मैं तुम्हारे को बताता हूं, इंडियन लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से अगर बताऊं, अगर मान लो भगवान नगर किसी लड़की का रेप होता है, इंडियन लोगों की मेंटालिटी पता क्या होती है, उसके घर में हुआ हमारे घर में थोड़ी हुआ है। तो अगर तुम लोगों की सोच के हिसाब से सोचोगे तो प्राइवेट लॉ है। लेकिन जब निर्भया केस हुआ था या और जो भी केस हुए थे, तो तुम्हें नहीं लगता जब वो केस हुए तो नॉर्मल फैमिली पे भी इंपैक्ट पड़ा था कि माँ बाप अपने बच्चों को भेजने से पहले भी सोचते थे लड़कियों को कि बेटा टाइम से वापस आ जाइयो, अपना ध्यान रखियो। तो उसका इंपैक्ट खाली एक फैमिली पे पड़ रहा है, होल कम्युनिटी पे पड़ रहा है, होल कम्युनिटी पे पड़ रहा है। इसका मतलब क्रिमिनल लॉज आर पब्लिक लॉज नॉट प्राइवेट लॉज। तो इसको मर्डर डकैती रेप वाले लॉ किसका पार्ट मानेंगे, पब्लिक लॉज का पार्ट बनेगा। तो यहां पे लिखो क्रिमिनल लॉज आर, तो यहां पे एग्जांपल में हमने टैक्सेशन लॉज का किसका पार्ट है, टैक्सेशन लॉ भी किसका पार्ट है, पब्लिक लॉ का। क्रिमिनल लॉ भी किसका पार्ट है, पब्लिक लॉज का। अच्छा इंडियन लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से तुम्हें क्या लगेगा, प्राइवेट लॉ, लेकिन एक्चुअल में कौन सा लॉ है, पब्लिक लॉ। तो पब्लिक लॉ के अंदर और कौन सा आ रहा है, क्रिमिनल लॉ। अब जब ये बात हो ही गई है कि बात यहां आ गई कि हमने क्रिमिनल लॉ मैंने शब्द छेड़ दिया, तो तुमने बहुत सारी लाइफ के अंदर बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा, ये क्रिमिनल लॉ है, ये सिविल लॉ है। अब मैं उसी के बारे में बात करता हूं। तो पहले तो अब तुम्हें दो लॉ क्लियर हो गए, कौन कौन से, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट कौन से लॉ होते हैं, जहां पे होल कम्युनिटी इफेक्ट होती है, या जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है खाली वही इफेक्ट होते हैं, जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वही इफेक्ट होते हैं। लेकिन पब्लिक लॉ में होल कम्युनिटी इफेक्ट होती है। अब मैं बात करता हूं क्रिमिनल लॉ की और सिविल लॉ की। ये क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। सुनना बड़े ध्यान से, मेरे को तुम बताना क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में फर्क क्या होता है। जहां पे अगर आपका मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना है, किसी को क्या दिलवाना है, पनिशमेंट दिलवाना है, तो वो क्रिमिनल लॉ है। अगर आपका मेन एम, यहां पे मैंने क्या लिख देते हैं, यहां पे इसमें लिख दिया मैंने, ऊपर लिख देते हैं मेन एम है, मेन एम मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है आपका क्या, सामने वाले बंदे को क्या दिलवाना, पनिशमेंट दिलवाना। लेकिन अगर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है खाली डैमेजेस क्लेम करना है, मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, कंपनसेशन क्लेम करना, क्या करना, कंपनसेशन बोल लो या डैमेजेस बोल लो, कंपनसेशन क्लेम करना, तो वो सिविल लॉ है। तो वो कौन सा लॉ है, एग्जांपल लेके बात करते हैं। आपके फ्रेंड का किसी ने मर्डर कर दिया, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इसने के मुजरिम जिसने मेरे दोस्त के साथ ऐसा करा है मैं उसको सजा दिलवा के रहूंगा। क्या आप ये चाहिए, आप ये करोगे कि आपके दोस्त ने आपके फ्रेंड का किसी ने मर्डर कर दिया, आप सामने वाले को ये बोला कि चल 2 लाख रुपए दे, मैं चुप हो जाता हूं। आप कंपनसेशन लेने के चक्कर में हो, कह रहा हाँ सर यही करूंगा मैं, तो 2 लाख रुपए तो बात करता हूं, दोस्त तो क्या कम से कम पैसे तो बन जाए, है ना। वैसे सच्चाई देखो, तुम्हारी शक्लें देख के तो लग रहा तुम यही करोगे, लेकिन लॉजिकली होना क्या चाहिए। अगर अच्छा मान लो किसी, तुम अब दोस्त छोड़ो, तुम लोग ना सगे नहीं हो अपने दोस्तों के, तुम दोस्ती यारी बात खत्म करो, तुम अपने घर के हिसाब से बात करो। एक माँ का बच्चा, एक माँ है, उसके लिए उसके बच्चे का मर्डर हो जाए, कोई कर दे, तो माँ सामने वाले क्रिमिनल से पैसे लेके सेटलमेंट कर लेगी, या उसकी माँ की भी इच्छा क्या होगी, जिसने मेरे बच्चे का गलत करा उसको भी क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब वो क्रिमिनल लॉ है। वो कौन सा लॉ है, क्रिमिनल लॉ। वहां पे आपका मेन एम क्या है, सामने वाले को पनिशमेंट दिलवाना। लेकिन केस 2, आप रोड से जा रहे थे, आप अपनी कार चला रहे थे, सामने वाला अपनी कार चला रहा, सामने वाले ने आपकी कार के ऊपर पीछे से अपनी कार ठोक दी और आपकी दोनों बैकलाइट टूट गई। अब आप रोड पे उतर उसको गालियां दोगे, लड़ाई करोगे, लेकिन आपका वो लड़ाई करने का मेन एम क्या है, उसको सजा दिलवाना है, जितना उसे नुकसान करा उसके पैसे भरपाई करवाना, जितना नुकसान करा पैसे भरपाई करना। इसका नाम, वहां आपको उसको पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो, कंपनसेशन लेना चाहते हो, कंपनसेशन लेना चाहते हो, तो वो सिविल लॉ है। वो कौन सा लॉ है, सिविल लॉ है। इसका मतलब क्या, अगर आपका मेन एम सामने वाले को क्या करवाना है, सजा दिलवाना है, तो वो कौन सा लॉ है, क्रिमिनल लॉ। अगर आपका मेन एम सामने वाले को सजा दिलवाना नहीं है, खाली पैसे लेके सेटलमेंट करना है, तो वो कौन सा लॉ है, सिविल लॉ है। अच्छा कुछ लॉ ऐसे होते हैं जहां पे आपकी चॉइस होती है कि आप उसे क्रिमिनल बनाओ या सिविल बनाओ। एग्जांपल लेके बात करते हैं।
मान लो आपको कोई बहुत बड़ा प्लॉट है और वो किसी ने कब्जा कर लिया। होते हैं गांवों के अंदर कुछ बदमाश टाइप होते हैं जिस प्लॉट को कब्जा कर लेते हैं, शहरों में भी दिख जाएंगे तुम्हारे को, जो खाली नहीं कर रहे। मान लो तुम्हारे किसी प्लॉट पे कब्जा हो गया, अब तुम उस प्लॉट को खाली करवाना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आएंगी। एक तो ये आएगा, मान लो अगर उसने तुम्हारे प्लॉट पे 3 साल से कब्जा कर रखा, तो तुम 3 साल से उस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे पाए, तुम 3 साल से उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाए। तुमने कोर्ट में जाकर केस करा, तुमने कोर्ट में जाकर ये बोला कि इस बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी को 3 साल से कब्जा कर रखा है, एक तो मेरा प्लॉट खाली करवाओ, प्लस जितने साल तक का मेरे को 3 साल का किराए का नुकसान हुआ है जो मैं यूज नहीं कर पाया वो पैसा भी दिलवाओ। इसका मतलब वहां आप उसे सजा दिलवाना चाह रहे हो या खाली कंपनसेशन लेना चाह रहे हो? कंपनसेशन लेना चाह रहे हो, वो सिविल लॉ है। केस 2, कुछ लोग ना बड़े गुस्से वाले होते हैं, वो कहते हैं मेरे को पैसा गया तेल लेने, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, इस बंदे ने मेरे प्लॉट पे कब्जा करा, कैसे उसको उठा के जेल में डालो, इसकी हिम्मत कैसे, इसने मेरे प्लॉट पे कब्जा करा, इसको इतनी तगड़ी सजा दो कि आज के बदले किसी और का, बस मेरा तो क्या किसी और का भी ना सोचे। यहां आप उसका कंपनसेशन लेना चाह रहे हो, उसको सजा दिलवाना चाह रहे हो, सजा दिलवाना चाह रहे हो, तो वही केस क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिमिनल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ आ गई बात। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसको आप खुद ही किस में लेके जा सकते हो? सिविल में, और खुद ही कहां लेके जा सकते हो? क्रिमिनल में। वो आपकी चॉइस है। तो अगर आप उसे क्रिमिनल में लेके जाना चाहते हो, केस को कहां फॉरवर्ड करोगे? सेशन कोर्ट में। सिविल में लेके जाना चाहते हो, कहां लेके जाओगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। समझ आ गई बात। तो आज क्या तुमसे अगर पूछे सिविल और क्रिमिनल केस में फर्क क्या होता है, क्या बोलोगे? जहां पे अगर आप किसी को पनिशमेंट दिलवाना चाहते तो क्रिमिनल लॉ, कंपनसेशन लेना चाहते तो, और कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे दोनों कर सकते हो, आपके पास चॉइस है, आप उसे सिविल में भी कन्वर्ट करा सकते हो और क्रिमिनल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हम पीछे वाले केस पे आए तो क्या था? वो 2 तरीके के लॉ होते हैं, प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ। ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अफेक्टेड, तो कौन से लॉ है? होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड, तो पब्लिक लॉ। अब पूरी क्लास को सम अप कर रहा हूं मैं 1 बाय 1 और आज की क्लास खत्म करते हैं फटाफट। सबसे पहले अगर तुमसे पूछा जाए कि आज के इंडिया में लॉ कौन बनाता है? खाली पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट कौन से वाले लॉ बनाती है? जो होल इंडिया पे लगते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर कौन से वाले लॉ बनाती है? जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। दूसरी बात, क्या पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है उसे इंप्लीमेंट भी वही करवा रही है? कौन है उसे इंप्लीमेंट कौन करते हैं? एग्जेक्टिव गवर्नमेंट। पार्लियामेंट वाला लॉ कौन इंप्लीमेंट करवाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर वाला लॉ कौन सा इंप्लीमेंट करती है? स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कराती है। लॉ बनता कैसे है? पार्लियामेंट का लॉ कैसे बनता है? सबसे पहले वो बिल होगा, उसके बाद उसे बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। देन उसके बाद कौन साइन करेगा? प्रेसिडेंट साइन करेगा। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद क्या एक्ट बनते हैं? वो लागू हो जाएगा, टाइम होता है कुछ? डिपेंड करता है कि जब वो एक्ट बन गया उसके बाद कहां डाला जाएगा? ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया पब्लिश किया जाएगा। तो अगर उसमें कोई डेट बताई है इफेक्टिव की तो उस डेट से एप्लीकेबल होगा, डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। अब आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर वाले लॉ पे। इसे कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। सबसे पहले कैसे बनता है? पहले बिल होगा, फिर कहां जाएगा ये? बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा और विधान परिषद। उसके बाद क्या होगा? गवर्नर असेंट देंगे। उसके बाद क्या एक्ट बन जाएगा? गवर्नर असेंट देने के बाद। लेकिन क्या ये लागू हो जाएगा? नहीं। इसे कहां पब्लिश किया जाएगा? ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट के अंदर। फिर इसमें भी वही सेम चीज, कोई डेट बताइए तो उस डेट से, डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उस डेट से। फिर हमने पढ़ा कि लॉ की डेफिनेशन वही ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में पब्लिश कर दिया जाता है, और वही डेट बताने के बाद अगर डेट बताइए तो उस डेट से, डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उस डेट से। फिर उसके बाद आगे क्या होता है? लॉ पढ़ा था हमने। लॉ क्या होता है? तो लॉ इज द बॉडी ऑफ विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर लास्ट हमने पढ़ा कि 2 तरीके के लॉ होते हैं, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। तो प्राइवेट लॉ इन विच होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड या पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। और पब्लिक लॉ के अंदर होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड। फिर हमने 2 लॉ पढ़े, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जहां पे हमारा मेन एम क्या है? पनिशमेंट देना। सिविल लॉ बस आज की क्लास में ठीक है। दोनों चाहिए हो तो दोनों में उसको मिक्स करवा दो। आप उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लेके जाओगे, फिर सीधा सेशन में लेके जाओगे, तो सेशन ही आपके दोनों काम करेगा, कंपनसेशन भी दिलवाएगा प्लस क्रिमिनल भी। देखो, क्योंकि अगर तुम डिस्ट्रिक्ट पे मूव कर गए तो वो खाली क्या दिलवाएगा? कंपनसेशन। क्राइम नहीं दे सकता, वो क्राइम की सजा दे सकता। लेकिन अगर तुम उधर जाओगे तो सेशन में दोनों काम कर सकता है। तो फिर आप केस सीधा लेके कहां जाओगे? सेशन में, दोनों के लिए। ठीक है भाई, चलो नाम बता दो यार सब अपना अपना। नाम क्या मेरे भाई? मनोज। आपका? विजय। आपका? प्रियांशु? सुधांशु। आपका? कार्तिक। आपका? नितिन? रितेश। आपका मेरे भाई? हाँ, वेदांत। आपका? करण? तरन। ठीक है। आपका? आयुष। वंश। शिवेन। ठीक है।